नमस्ते दोस्तों, लीप फॉर वर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं स्वरूपा आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ का हमारा ये 9वां सत्र है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से हेल्पिंग हैंड ऑफ काइंडनेस और द स्टॉर्क एंड द क्रैब ये 2 कहानियां देखी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा। साथ ही ट्रैवल संबंधित शब्दों को भी देखा और उनके अर्थ समझे। आज के इस सत्र में हम थीम बेस्ड कुछ शब्द देखेंगे। उसके साथ ही लाइब्रेरी की किताब से 2 दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई कहानियां और दिलचस्प बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अंग्रेजी का जादुई सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की किताबों से। आज की हमारी पहली कहानी है अ मैन विथ अ लैम्प। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल टाउन। देयर लिव्ड अ मैन बाय हिमसेल्फ who couldn't see. He was blind. Yet he carried a lighted lamp with him whenever he went out at night. One night, as he was coming home after having dinner outside, he came across a group of young travelers. They saw that he was blind, yet carrying a lighted lamp. They started passing comments on him and made fun of him. One of them asked him, "Hey man, you are blind and you can't see anything. Why do you carry the lamp then?" The blind man replied, "Yes, unfortunately I am blind and I can't see anything. But the lamp which I am carrying is for the people like you who can see. You may not see the blind man coming and end up pushing me. That is why I carry a lighted lamp." The group of travelers felt ashamed and apologized for their behavior. Moral: we should think before judging others. Always be polite and learn to see things from others' point of view. अब आइए देखते हैं इस कहानी का हिंदी में मतलब क्या है। A man with a lamp यानी कि लालटेन वाला आदमी। Once upon a time there was a small town. एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था। There lived a man by himself who couldn't see. He was blind, yet he carried a lighted lamp with him whenever he went out at night. वहाँ एक आदमी अकेला रहता था जो देख नहीं सकता था। वो अंधा था। फिर भी जब भी वो रात को बाहर जाता था तो अपने साथ एक जलता लालटेन ले जाता था। One night, as he was coming home after having dinner outside, he came across a group of young travelers. एक रात जब वो बाहर खाना खाकर घर आ रहा था तो उसकी मुलाकात युवा यात्रियों के एक समूह से हुई। They saw that he was blind, yet carrying a lighted lamp. They started passing comments on him and made fun of him. उन्होंने देखा कि वो अंधा है, फिर भी उसके पास एक जलता हुआ लालटेन है। उन्होंने उस पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। One of them asked him, "Hey man, you are blind and you can't see anything. Why do you carry the lamp then?" उनमें से एक ने उससे पूछा, "अरे यार, तुम तो अंधे हो और कुछ भी नहीं देख सकते, फिर तुम ये लालटेन क्यों लिए ही रहते हो?" The blind man replied, "Yes, unfortunately I am blind and I can't see anything. But the lamp which I am carrying is for the people like you who can see. You may not see the blind man coming and end up pushing me. That is why I carry a lighted lamp." The group of travelers felt ashamed and apologized for their behavior. अंधे आदमी ने उत्तर दिया, "हाँ, दुर्भाग्य से मैं अंधा हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन जो लालटेन मैं ले जा रहा हूँ वो आप जैसे लोगों के लिए है जो देख सकते हैं। हो सकता है कि आप मुझसे अंधे आदमी को आते हुए ना देख पाए और मुझे धक्का दे दे।
इसीलिए मैं जलता हुआ लालटेन लेकर चलता हूँ। यात्रियों के समूह को शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मॉरल: वी शुड थिंक बिफोर जजिंग अदर्स, ऑलवेज बी पोलाइट एंड लर्न टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि हमें दूसरों को आंकने से पहले सोचना चाहिए, हमेशा विनम्र रहे और चीजों को दूसरों के नजरिए से देखना सीखे। तो बच्चों, आपको लालटेन वाला आदमी की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है एनीथिंग। ANYTHING, एनीथिंग यानी कि कुछ भी। दूसरा शब्द है अपोलोजाइज्ड। APOLOGISED, अपोलोजाइज्ड यानी कि माफी मांगना। अगला शब्द है अशेम्ड। ASHAMED, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा। अगला शब्द है आस्क्ड। ASKED, आस्क्ड यानी कि पूछा। अगला शब्द है बिहेवियर। BEHAVIOR, बिहेवियर यानी कि व्यवहार। अगला शब्द है कमेंट्स। COMMENTS, कमेंट्स यानी कि टिप्पणियां। अगला शब्द है लाइटेड। LIGHTED, लाइटेड यानी कि प्रकाशित। अगला शब्द है ट्रैवलर्स। TRAVELLERS, ट्रैवलर्स यानी कि यात्री। अगला शब्द है अनफॉर्चुनेटली। UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आप उनके उत्तर मुझे इस पैराग्राफ की सहायता से दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Why did the blind man carry a lighted lamp with him? And the options are A. To light his way since he could not see. B. To help others see him and avoid bumping into him. Or C. To use as a signal for help if he got lost. Next question. What was the reaction of the group of young travelers when they saw the blind man with a lamp? And the options are A. They were impressed by his ingenuity. B. They offered to help him carry the lamp. Or C. They made fun of him and passed comments. Next question. What did the blind man say to explain the purpose of his lamp? A. He carried it so people who could see would not accidentally push him. B. He carried it to keep himself warm in the night. Or C. He used it to guide himself on his way home. Next question. What was the final reaction of the group of young travelers after hearing the blind man's explanation? A. They laughed even harder at him. B. They ignored him and went on their way. Or C. They felt ashamed and apologized for their behavior. Next question. What is the moral of the story? A. Always carry a lamp when you go out at night. B. We should think before judging others and learn to see things from their point of view. Or C. People who are blind need more help from others. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये सभी शब्द थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी थीम है आर्ट। आज हम आर्ट से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है एस्थेटिक्स। AESTHETICS। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र। ये एक शाखा है
जो सौंदर्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। अगला शब्द है कंपोजिशन। COMPOSITION। कंपोजिशन मतलब रचना, किसी चीज की रचना करना। आपने गानों के संबंध में ये शब्द सुना होगा। गीतों का कंपोजिशन इस संगीतकार ने किया है ऐसे। अगला शब्द है टेक्निक। TECHNIQUE। टेक्निक मतलब तकनीक। अगला शब्द है मीडियम। MEDIUM। मीडियम मतलब माध्यम। अगला शब्द है पैलेट। PALETTE। पैलेट मतलब रंग मिलाने की पटिया। क्या आपने कभी चित्रकारों को चित्रकारी करते देखा है? उनके हाथ में हमेशा एक रंग पटिया होती है। उसके अंदर अलग अलग तरह के रंग होते हैं। चित्रकार उन रंगों को मिलाकर चित्रों में भरते हैं। उसे ही पैलेट ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है स्कल्पचर। SCULPTURE। स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब शिल्पकला। पत्थर पर उकेरी गई कला को शिल्पकला कहा जाता है। महाराष्ट्र में एलोरा, अजंता, घारापुरी ये शिल्पकला के अभिनव उदाहरण हैं। अगला शब्द है पर्सपेक्टिव। PERSPECTIVE। पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण। अगला शब्द है एब्स्ट्रैक्ट। ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। अगला शब्द है पोर्ट्रेट। PORTRAIT। पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति चित्र। आपने बड़े बड़े आदमियों की चित्रकला देखी होंगी। अगर आप कभी भी किसी वस्तु संग्रहालय में गए होंगे तो आपने राजाओं की एक बड़ी सी तस्वीर जरूर देखी होगी। उसे ही पोर्ट्रेट ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है लैंडस्केप। LANDSCAPE। लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य। एक बड़े प्राकृतिक स्थान को देखकर हम जो उसका तैल चित्र बनाते हैं उसे परिदृश्य ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है स्टिल लाइफ। STILLLIFE। स्टिल लाइफ मतलब निर्जीव चित्रण। निर्जीव वस्तुओं को एक स्थान पर रखकर बनाए गए चित्र को स्टिल लाइफ ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है क्राफ्ट्समैनशिप। CRAFTSMANSHIP। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब कारागिरी। इसका मतलब है हाथ से बनी चीजें। बच्चों, आपने भी कक्षा में कागज का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाई होंगी। अगला शब्द है मास्टरपीस। MASTERPIECE। मास्टरपीस मतलब अति उत्कृष्ट कृति। भारत में हमारा ताजमहल कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पर की गई बारीक नक्काशी इसकी खूबसूरती में चांद लगा देती है। यही वजह है कि इसे 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ऐसी कलाकृतियों को मास्टरपीस ऐसा कहते हैं क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा नमूना नहीं है। अगला शब्द है क्यूरेटर। CURATOR। क्यूरेटर मतलब संग्रहाध्यक्ष। संग्रहालय या आर्ट गैलरी का प्रबंधन करने वाले को क्यूरेटर ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है गैलरी। GALLERY। गैलरी मतलब कला संग्रह। वो स्थान जहां हस्तशिल्प या कलाकृतियां सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी जाती है उसे गैलरी ऐसा कहते हैं। आपके फोन में फोटो जिस स्थान पर सेव होती है उसे भी गैलरी ही कहते हैं। अगला शब्द है एग्जीबिशन। EXHIBITION। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन। आपने तरह तरह की प्रदर्शनियां देखी होंगी, चाहे वो कपड़ों की प्रदर्शनी हो या कोई अन्य प्रदर्शनी। इसी प्रकार बड़े बड़े चित्रकार अपनी चित्रकला प्रदर्शित करते हैं और हम उन्हें देखते हैं और खरीद सकते हैं। अगला शब्द है म्यूरल। MURAL। म्यूरल मतलब दीवार पर किया गया चित्र। दीवारों पर लगाई गई चित्र को म्यूरल ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है कैलीग्राफी। CALLIGRAPHY। कैलीग्राफी मतलब लेखन कला या फिर हस्ताक्षर कला। अगला शब्द है लिथोग्राफी। LITHOGRAPHY। लिथोग्राफी मतलब शिलालेखन यानी कि पत्थर पर लिखना।
पहले के समय में जब कागज नहीं था और लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था, तब लोग पत्थरों पर सांकेतिक भाषा में लिखते थे। इसे लिथोग्राफी ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है स्केचिंग। ये तो आपको पता ही है, SKETCHING। स्केचिंग मतलब रेखा चित्रण। पेंसिल से बनाए गए चित्रों को स्केच ऐसा कहा जाता है। इसमें कोई रंग नहीं होता। अगला शब्द है कैनवास। CANVAS। कैनवास मतलब चित्रफलक। चित्रकारों द्वारा चित्र के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटे कपड़े के फलक को कैनवास ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है ग्लॉस। GLOSS। ग्लॉस मतलब चमक। चित्रकारी होने के बाद चित्रकार चित्र के रंगों को सुरक्षित रखने और उसे चमकदार अंत देने के लिए पेंटिंग पर चिपकने वाला पदार्थ लगा देते हैं, उसे कहते हैं ग्लॉस। अगला शब्द है इंस्टॉलेशन। INSTALLATION। इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना करना। अगला शब्द है पॉटरी। POTTERY। पॉटरी मतलब कुम्हार कला। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुम्हार कला ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है किल। KILN। किल मतलब भट्टी। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसे भट्टी में पकाया जाता है तो वो कठोर हो जाते हैं। अगला शब्द है क्रिटिक। CRITIQUE। क्रिटिक मतलब समीक्षा करना। समीक्षक किताबों या फिल्मों जैसी चीजों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा यानी वस्तु के गुण दोष पर विचार करना। अगला शब्द है डायलॉग। DIALOGUE। डायलॉग मतलब संवाद। नाटकों, फिल्मों, धारावाहिकों में दो व्यक्तियों के बीच बोले गए वाक्यों को संवाद ऐसा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डायलॉग ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है कॉस्ट्यूम। COSTUME। कॉस्ट्यूम यानी कि वेशभूषा। अगला शब्द है प्लॉट। PLOT। प्लॉट मतलब कथानक। कथानक उन घटनाओं का अंतर संबंध है जो किसी फिल्म आदि में एक कहानी बताती है। अगला शब्द है रेप्लिका। REPLICA। रेप्लिका मतलब प्रतिकृति। रेप्लिका यानी किसी चीज की हूबहू प्रतिकृति बनाना है। बच्चों, इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया, तो चलिए एक बार फिर से लाइब्रेरी की पुस्तक से एक और कहानी देखते हैं। फ्री बर्ड। One morning, Prince Siddharth and his cousin Devdatta went for a walk in the woods. Siddharth pointed out a swan flying in the sky next to Devdatta. Before Siddharth could stop him, Devdatta shot an arrow at it. Struck by the arrow, the bird went down. Both the boys ran towards it. Siddharth was the first one to reach the spot. He picked up the bird, gently removed the arrow, and nursed its wound. Just then, Devdutt reached the spot. "Give me the bird. It's mine," said Devdutt. Siddharth refused to part with the bird. Devdutt took his cousin to court for justice. "I shot the arrow and brought the bird down. It belongs to me," said Devdutt. "I nursed its wound," said Siddharth. The judge looked at the bird Siddharth was holding. "Had the bird been killed by your arrow, you could have claimed it," said the judge. "But Siddharth saved it. The bird belongs to the one who saved it, and not the one who tried to kill it," said the wise judge. Moral: all beings deserve kindness. अब आइए देखिए कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। पहले मैं हर एक वाक्य को अंग्रेजी में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है फ्री बर्ड, यानी कि मुक्त पक्षी। One morning, Prince Siddharth and his cousin Devdutt went for a walk in the woods. यानी कि एक सुबह राजकुमार सिद्धार्थ और उनका चचेरा भाई देवदत्त जंगल में टहलने गए। सिद्धार्थ pointed out a swan flying in the sky next to Devdutt. Before Siddharth could stop him, Devdutt shot an arrow at it.
सिद्धार्थ ने देवदत्त के बगल में आकाश में उड़ रहे एक हंस की ओर इशारा किया। इससे पहले सिद्धार्थ उसे रोक पाते, देवदत्त ने उस पर तीर चला दिया। Struck by the arrow, the bird went down. Both the boys ran towards it. Siddharth was the one who reached the spot. तीर लगने से पक्षी नीचे गिर गया। दोनों लड़के उस ओर दौड़े। सिद्धार्थ मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। He picked up the bird, gently removed the arrow and nursed its wound. Just then, Devdutt reached the spot. Give me the bird. It's mine, said Devdutt. उन्होंने पक्षी को उठाया, धीरे से तीर निकाला और उसके घाव का उपचार किया। तभी देवदत्त मौके पर पहुंच गया। देवदत्त ने कहा, मुझे पक्षी दो, ये मेरा है। सिद्धार्थ refused to part with bird. Devdutt took his cousin to court for justice. सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। देवदत्त अपने चचेरे भाई को न्याय के लिए राज दरबार ले गया। I shot the arrow and brought the bird down. It belongs to me, said देवदत्त. देवदत्त ने कहा, मैंने तीर चलाया और पक्षी को नीचे लाया, ये मेरा है। I nursed its wound, said सिद्धार्थ. सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसके घाव की देखभाल की। The judge looked at the bird Siddharth was holding. Had the bird been killed by your arrow, you could have claimed it, said the judge. न्यायाधीश ने उस पक्षी को देखा जिसे सिद्धार्थ ने पकड़ रखा था। न्यायाधीश ने कहा, यदि पक्षी आपके तीर से मारा गया होता तो आप इसका दावा कर सकते थे। But Siddharth saved it. The bird belongs to the one who saved it, and not the one who tried to kill it, said the wise judge. लेकिन सिद्धार्थ ने इसे बचा लिया। बुद्धिमान न्यायाधीश ने कहा, पक्षी उसी का है जिसने उसे बचाया, ना कि उसका है जिसने उसे मारने की कोशिश की। मॉरल, ऑल बीइंग्स डिजर्व काइंडनेस, यानी कि सभी प्राणी दया के पात्र है। तो बच्चों, आपको मुक्त पक्षी ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द देखते हैं। शब्द है एरो, ARROW, एरो यानी कि बाण। दूसरा शब्द है बिलोंग्स, BELONGS, बिलोंग्स यानी कि संबंधित होना। अगला शब्द है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट यानी कि लाया। अगला शब्द है क्लेम्ड, CLAIMED, क्लेम्ड यानी कि दावा किया। अगला शब्द है कजिन, COUSIN, कजिन यानी कि चचेरा भाई। अगला शब्द है डिजर्व, DESERVE, डिजर्व यानी कि योग्य होना। अगला शब्द है होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग यानी कि पकड़ना। अगला शब्द है रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड यानी कि नकारना। अगला शब्द है रिमूव्ड, REMOVED, रिमूव्ड यानी कि निकालना। अगला शब्द है टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स यानी कि और। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे इनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Who were the two main characters in the story? And the options are A. Siddharth and Devdutt, B. Siddharth and Buddha, C. Devdutt and Ananda. Next question, what did Devdutt do when he saw the swan? A. He admired it from afar. B. He tried to catch it with his hands. Or C. He shot an arrow at it. Next question, what actions did Siddharth take after the bird was struck by the arrow? And the options are A. He gently removed the arrow and nursed its wound.
B. He immediately took it to the village healer. Or C. He left the bird where it fell. Next question. What was Devdutt's claim in court regarding the bird? A. The bird was his because he had found it. B. The bird was his because he shot the arrow at it. Or C. The bird was his because he had taken care of it. Next question. What did the judge decide about the ownership of the bird? A. The bird belonged to Devdutt because he shot it. B. The bird belonged to neither of them. Or C. The bird belonged to Siddharth because he saved it. अरे वाह, आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? आपको ये पक्का पसंद आया होगा। आज के सत्र में हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां पढ़ी। आपने इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आज के लिए हमारा ये सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। अगले सत्र में हम और भी नई कहानियां और थीम बेस्ड शब्द सीखेंगे। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।